आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है, मान लेते हैं, इसकी कीमत अन्यों को क्यों चुकानी चाहिए? इंटेलिजेंट लोग वास्तव में ऐसे कई सारे फैसले कर सकते हैं जो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो खुद अपनी शांति खो देते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। कभी कभी कह सकते हैं कि वो अपनी ही इंटेलिजेंस के शिकार बन जाते हैं। दुनिया में तहस नहस कर देने वाली बहुत सारी चीजें उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, जो कि बहुत शार्प माइंड होते हैं। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का वाला व्यक्ति जो है, हाई ईक्यू वाला जो व्यक्ति होगा, उसे पता होगा या अनुमान कम से कम होगा कि किसी बात पर कब रिएक्ट करना है और कितना रिएक्ट करना है। ध्यान रखिएगा कि सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो सबसे कम बुद्धिमान है। सबसे खतरनाक इंसान कभी भी पाया जाएगा तो वो होगा जो ज्यादा बुद्धिमान। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर टॉपिक समझते हैं, हर आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप्स खराब कर देते हैं, पीस लूज कर देते हैं, कभी कभी मेंटली एग्जॉस्टेड दिखाई देते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इंसान को पावरफुल बनाती है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल डिसाइड करता है कि पावर क्रिएशन बनेगी या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कुछ लोग वाकई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि इंटेलिजेंस, इतिहास बताता है कि हमेशा सबसे बेहतरीन चीज नहीं होती। इतिहास में कई एक के बाद एक हमने इंटेलिजेंट लोगों को कई दूसरे मोर्चों पर लगातार परास्त देखा है। इनफैक्ट यह जो इंटेलिजेंट जीवन है उसका डार्क पक्ष है। न्यूटन जैसे दिमाग के बारे में सोचिए ना। न्यूटन जो है वो उससे बेहतर दिमाग, शार्प दिमाग, इंटेलिजेंट दिमाग मानव इतिहास में कम ही हुए, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटी का सवाल, वे जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले मामले में फंसे तो कैसा बिहेवियर, किस किस्म की हॉस्टिलिटी उनके यहाँ दिखाई, इससे समझ में आता है कि जीनियस होना भर काफी नहीं है। इतिहास में ये बात बार बार पता लगती है। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कई बार इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी क्यों होती है, या फिर इंटेलिजेंट जीवन जो होता है, इंटेलिजेंट लाइफ जो होती है, उसका डार्क पक्ष क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों जरूरी है इस पर बात करना? दो वजहों से जरूरी है। एक तो बहुत बार हम इंटेलिजेंस को ही सब कुछ मानते रहे हैं और फिर हमने देखा है कि जीवन में बहुत सारे लोग बावजूद इसके कि उनका बौद्धिक पक्ष बहुत अच्छा होता है, जीवन में अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन इसके साथ एक और पक्ष है जिसकी वजह से ये बात जरूरी हो जाती है। ये पक्ष ये है कि कई बार हम बौद्धिक होने को नैतिक होना, सामाजिक तौर पर बेहतर होना, इमोशनली अच्छा होना, इन सब चीजों के बराबर मान लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे इतिहास हैं, इतिहास के बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो बताते हैं कि ऐसा नहीं होता। ओपेनहाइमर की स्टोरी को देखिए। इंटेलेक्चुअल लगातार थी जो आपको वर्ल्ड चेंजिंग पावर दे सकती थी, लेकिन उनके पावर के साथ जो इमोशनल चीज जुड़ी हुई थी, जो मोरल चीज जुड़ी हुई थी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि कैसे विश्व की त्रासदियों की वजह ओपेनहाइमर की जो इंटेलिजेंस है वो बनती है, क्योंकि समाज में दरअसल एक खतरनाक किस्म की धारणा मौजूद है कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है, हाईली नॉलेजेबल है, एकेडमिकली ब्रिलियंट है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब मान लिया जाता है कि वह इमोशनली भी मैच्योर होगा, वो नैतिक भी होगा, उसकी बात सामाजिक तौर पर भी ठीक होगी। ये हमेशा होता नहीं। मुझे अक्सर एक फिल्म याद आती है, अगर आप लोगों को कभी अवसर मिले तो देखिएगा, एक डॉक्टर की मौत। पंकज कपूर की फिल्म है, बहुत उसमें बहुत शानदार एक्टिंग उन्होंने की है। लेकिन जब मैं छोटा उस फिल्म को देख रहा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई जब पंकज कपूर उस फिल्म के अंत में, आप जानते हैं कि वह डॉक्टर फिर अंततः देश छोड़कर चले जाते हैं, और उस समय जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम सच में देश छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि जाहिर है कि जिस किस्म की रिसर्च वो कर रहे थे उसको ये देश तवज्जो नहीं दे रहा था, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं देश वेश कुछ नहीं मानता। छोटे बच्चे के तौर पे मुझे ये बात बहुत हैरान करने वाली लगी कि कोई एक इतना समझदार व्यक्ति जो कि इतना शानदार डॉक्टर है, जिसने इतनी बड़ी खोज की है, वो ये कह रहा है कि मैं देश वेश कुछ नहीं मानता। बाकी हम हालांकि बाद में जाकर मेरी अपनी समझ भी बदलती है, वो एक अलग बात है। इंटेलिजेंट लोग वास्तव में ऐसे कई सारे फैसले कर सकते हैं जो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो खुद अपनी शांति खो देते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं,
कभी-कभी कह सकते हैं कि वो अपनी ही इंटेलिजेंस के शिकार बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट ने काफ़ी समय इंटेलिजेंस और इमोशनल रेगुलेशन के बीच रिलेशनशिप को स्टडी किया है। येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस रिसर्चर डैनियल कोलमैन। उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो है, यानी कि आईक्यू अलोन, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस, इमोशनल स्टेबिलिटी या हेल्दी रिलेशनशिप का प्रेडिक्टर नहीं है। नॉर्मली इंटेलिजेंस को आप जानते हैं कि आईक्यू में नापा जाता है। जिसकी आईक्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो अंततः सफल बहुत ज्यादा होगा, उसकी रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगी या वह स्टेबल किस्म की जिंदगी जिएगा। उसके लिए आईक्यू, जैसा कि आप जानते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसका मतलब यह है कि व्यक्ति की बौद्धिकता का स्तर क्या है। सच्चाई ये है कि इसके अलावा भी ईक्यू जैसी चीज होती है। आप भारत में कभी कभी स्पिरिचुअलिटी क्वोशिएंट की भी बात की जाती है, लेकिन इमोशनल क्वोशिएंट तो डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जो शार्प माइंड है, जिसे हम इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं, वो एक पावर है। लेकिन अगर इमोशंस कंट्रोल में ना हो तो यही शार्पनेस इंसान के खिलाफ काम करने लगती है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में तहस नहस कर देने वाली बहुत सारी चीजें उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, जो कि बहुत शार्प माइंड होते हैं। आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, जासूसी जिसे कहा जाता है, काउंटर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इस सब में बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट लोग कई बार शामिल होते हैं। और वे जो काम करते हैं वो एसेंशियली कोई बहुत सुखद काम नहीं होता, नैतिक नहीं होता, कई बार वह सोशली डिजायरेबल भी नहीं होता। हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड, वो हर चीज को ओवर एनालाइज करता है, हर बात को पर्सनली लेता है, अननेसेसरी कभी पैटर्न देखने लगता है, इमोशंस को लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और इस मामले में कई बार अपनी शांति को खो देता है। ये सच्ची बात है। इंटेलिजेंट माइंड ज्यादा फील करता है, कम नहीं करता। लोगों को लगता है कि जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके इमोशंस वीक होते हैं, वो फील नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि चूंकि वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, इस वजह से कई बार उनके उनकी फीलिंग करने की जो स्थिति होती है, उनका महसूस कर सकने की क्षमता जो होती है, वे चूंकि ज्यादा डीपली सोचते हैं, वो पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं, वो कन्वर्सेशन को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं, कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते हैं। इस वजह से कई बार वे ज़्यादा फ़ील करते हैं। ये सही है कि वो कई बार बहुत ज़्यादा चुप रह रहे होंगे, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि वो फ़ील नहीं कर रहे। एक नॉर्मल इंसान, यानी कि एक सामान्य इंटेलिजेंस का इंसान, किसी डिसएग्रीमेंट को लेकर एक इंसिडेंट मानकर मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन एक ज़्यादा शार्प माइंड वाला व्यक्ति उसकी हिडन मीनिंग्स खोजने की कोशिश करेगा, उसकी इंटेंशंस खोजने की कोशिश करेगा, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचेगा और एनालाइज़ दर एनालाइज़ करता रहेगा। फाइनली उसका मेंटल ओवर स्टिमुलेशन होगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम अंततः यह होगा कि इस व्यक्ति के लिए नॉर्मली वह इंटेलिजेंस जो कि गिफ्टेड है, जिसकी वजह से वो कई सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्किल्स हासिल कर रहा है, हो सकता है बड़ी-बड़ी तनख्वाहें ले रहा हो, बड़े अच्छी कोडिंग करता हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं कि वह मनोवैज्ञानिक तौर पर भी शांत होगा, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इस बात का उसे लाभ मिल रहा होगा। इमोशनल कंट्रोल के बिना, ये बात किसी भी व्यक्ति के लिए समझने की बात है कि अगर वो इमोशनल कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, तो कई बार यह ताकत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। इसलिए भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी क्योंकि वह मैनिपुलेशन, एरोगेंस, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इमोशनल कोल्डनेस और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म भी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि ये व्यक्ति अन्यों को लेकर कई बार डिसरिगार्ड करना शुरू कर, कई बार अपनी इंटेलिजेंस को ओवररेट करेगा और बार-बार उसके दिमाग में आएगा कि अन्य लोग समझने में सक्षम नहीं है। इस कारण उसके अंदर एक किस्म का एरोगेंस आ रहा होगा। जबकि खुद के लिए, चूँकि वह अच्छे से सोच सकने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर सेल्फ डाउट ज़्यादा हो जाएगा। उसके अंदर परफेक्शनिज़्म की एक बीमारी हो जाएगी और ज़ाहिर है कि ओवरथिंकिंग ज़्यादा होगी और कभी-कभी बर्नआउट की संभावना भी बढ़ेगी। अगर आप एपीए की बात करें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, उसकी बार-बार की कई स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि परफेक्शनिज़्म और कांस्टेंट ओवरथिंकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है स्ट्रेस के साथ, बर्नआउट के साथ, एंग्जायटी के साथ और डिप्रेशन के हायर रिस्क के साथ। और ये बात बार-बार दिखाई देगी जो लोग ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। मैं तो बार-बार इस सवाल को उठाता हूँ कि आपके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, मान लेते हैं। इसकी कीमत अन्यों को क्यों चुकानी चाहिए?
आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि आपके पास अधिक इंटेलिजेंस का होना आपको मिला हुआ एक गिफ्ट है, लेकिन उसकी कीमत कोई अन्य नहीं चुकाएगा। सोशली आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए जैसा कि समाज आपसे अपेक्षा करता है, या फिर आपके पास इसका कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए कि आप इतना डेविएंट बिहेव क्यों करेंगे। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें सवाल है वह ये है कि बहुत बार हम विवेक को बुद्धि का पर्याय मान लेते हैं। इंटेलिजेंस और विजडम में कुछ अंतर है। एक समाज इंटेलिजेंस और विजडम को एक ही चीज कभी-कभी मान लेता है, जबकि दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आप फास्ट थिंकिंग करते हैं, आप कॉम्प्लेक्सिटीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी अच्छी है। जबकि विजडम का क्या मतलब? विजडम का मतलब है कि आपके पास एक स्टेबिलिटी है, आपके पास एक इमोशनल बैलेंस है, आप में रिस्ट्रेंट है, आप केवल अपनी ही नहीं दूसरों की बात को भी समझ सकते हैं, अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हैं, और पेशेंस है, सब्र है। आपको ये भी पता है कि कब रिएक्ट करना चाहिए, कब रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये विज़डम है। इसलिए विज़डम में अक्सर एक्सपीरियंस शामिल होता है, इतिहास शामिल होता है, उसमें अन्य लोगों की समझ भी शामिल होती है, केवल अपनी समझ में ओवर रिलायंस नहीं होता। लीडरशिप साइकोलॉजी की रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि सिर्फ हाई आईक्यू किसी को इफेक्टिव लीडर नहीं बनाता। आप देखेंगे ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बार-बार ये कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में जर्नलिस्ट क्यों आगे होने चाहिए? क्यों नहीं जो व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर है वह सबसे ऊपर होना चाहिए डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर? आईएएस को क्यों यह दिया जाता है? जो सोच आमतौर पर जर्नलिस्ट लीडरशिप की रही है वो यही रही है कि जर्नलिस्ट्स के बाद यानी कि वे लोग जो सामान्यज्ञ हैं, जिन्होंने सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जाना है बजाय एक चीज़ के बारे में बहुत गहराई तक जानकर उसका विशेषज्ञ होने की बजाय। ऐसे लोगों में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को समझने की क्षमता थोड़ी बेहतर होगी। उनकी लीडरशिप थोड़ी बेहतर होगी, भले ही उनका आईक्यू सबसे ज़्यादा ना हो। एक जिले में एक जिलाधिकारी जब बैठा है तो उसके सामने जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बैठे हैं, वो अपने-अपने डिपार्टमेंट्स के टेक्निकल हेड से निश्चित तौर पर वे उनका इंटेलिजेंस लेवल, अपने सब्जेक्ट को समझने की क्षमता आईएएस से बेहतर होगी। लेकिन आईएएस के पास वो विज़डम आ जाती है जिससे वो इस किस्म की लीडरशिप दिखा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जब हम इंटेलिजेंस को अन्य चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। और मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण बात एथिक्स की भी है। आपके पास बहुत तेज़ दिमाग है, बहुत तेज़ दिमाग एक हथियार भी तो है। आपको उसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके कुछ एथिक्स होंगे, उसके कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके कुछ अन्य पक्ष होंगे जो कि नैतिकता से जुड़े हुए होंगे। उनके विषय में हाइली इंटेलिजेंट व्यक्ति ठीक वैसे ही नहीं सोचेगा जैसे कोई अन्य विवेकशील व्यक्ति सोचेगा। इसलिए इंटेलिजेंस निश्चित तौर पे पावर देती है। पावर से आप स्पीड पाते हैं, लेकिन डायरेक्शन विजडम से आती है। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि इंटेलिजेंस और विजडम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास विजडम हो सकती है, पर उसे ये इंटेलिजेंस से अपने आप नहीं मिल जाएगी। उसी यात्रा को उससे उसे गुजरना पड़ेगा जिससे जिससे किसी भी वाइज व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तभी आपसे वह विजडम हासिल होगी। एक अन्य चीज यह है कि इंटेलिजेंस कभी-कभी रिएक्टिव हो सकती है, इमोशनली खास तौर से, क्योंकि दिमाग हमेशा लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता, इंटेलिजेंस हमेशा लॉजिक की बात करती है। ये बहुत साधारण सी बात है ना, कोई व्यक्ति मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, कोई मंदिर-वंदिर जाने वाला धार्मिक व्यक्ति है। अब एक लॉजिकली कोई व्यक्ति उससे बात करने लगे तो लगेगा कि यार वो उस व्यक्ति से तो कोई बात ही नहीं की जानी चाहिए, वो तो अतार्किक व्यक्ति है, देखिए पूजा करता है, मूर्तियों की पूजा करता है इत्यादि इत्यादि कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में जीवन हमेशा लॉजिक से नहीं चलेगा ना? वह व्यक्ति इमोशंस की वजह से जा रहा हो सकता है, अन्य किसी वजह से जा रहा हो सकता है। अगर आप केवल इंटेलिजेंस के आधार पर ये तय करने लगेंगे कि वह व्यक्ति समझदार है या नहीं, या उसकी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगी। कभी-कभी ये जो हमारा इंटेलिजेंस है, चूँकि हमारे पास लॉजिक होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, कई बार दूसरों से बेहतर समझ सकते हैं, या हमारे पास वो भाषा होती है जिस भाषा में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, इससे हमारे अंदर कभी-कभी ईगो उभार पर आती है। इस ईगो के पीछे कई सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, इनसिक्योरिटी होती है, फ़ियर होता है, एंगर होता है, वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और कई बार हम इस वजह से, क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को इग्नोर करके रिएक्टिव हो जाते हैं। ये रिएक्शन, ये हाई इंटेलिजेंस से निकला हुआ रिएक्शन बिहेवियरल इश्यूज़ को लेकर आता है। मुझे ये सब क्यों बताना पड़ रहा है?
इस बात के लिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे समाज में इस समय सोशल मीडिया दूसरी वजहों से बेपनाह बेपनाह सूचनाएं इधर से उधर जा रही हैं और ये सूचनाएं कभी-कभी लोगों के अंदर इंटेलिजेंस का भ्रम पैदा करती है और वे अपने बिहेवियर को उस आधार पर करने लगते हैं जिस आधार पर वास्तव में उन्हें करना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, इमोशनल कंट्रोल को कई बार लोग गलत भी समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति डर गया है इसलिए दबा रहा है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको इमोशंस को फील नहीं करना है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके पास वो विवेक है कि आप इन भावनाओं को कब और कैसे व्यक्त करेंगे। पहला मौका मिलते ही आउटबर्स्ट कर देना, ये इमोशनल कंट्रोल की कमी है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का वाला व्यक्ति जो है, हाई ईक्यू वाला जो व्यक्ति होगा, उसे पता होगा या अनुमान कम से कम होगा कि किसी बात पर कब रिएक्ट करना है और कितना रिएक्ट करना है। इसके बारे में जो न्यूरल साइंस है वो भी तरह-तरह की चीज़ों के तरीके से इस बात को बताती है कि कैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, वो जो कि डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन को हैंडल करता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है इमोशनली स्टेबल लोगों में। कुल मिला के कहना सिर्फ इतना है कि रिएक्ट करने की बजाय सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना बेहतर चीज़ है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, वो केवल आपके नॉलेज के बूते नहीं चलती और केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं करती, वरना तो बहुत आसान होता ना। बच्चों का सीधा एक आईक्यू टेस्ट लेते और आईक्यू के आधार पर पूरी की पूरी एक स्ट्रैटिफिकेशन वाली व्यवस्था खड़ी कर देते। हाई आईक्यू वाले लोग ऊपर, मीडियम आईक्यू वाले लोग नीचे और सबसे कम आईक्यू वाले नीचे लोग सबसे नीचे। लेकिन समाज इस तरीके से नहीं चलता है। इसलिए जो नया समाज है, जो बहुत तकनीकी समाज बन रहा है, उसके साथ परेशानी ये है कि उसने बहुत शार्प माइंड्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैलिडेशन देना शुरू किया है। उनको जितना महत्व मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा महत्व दिया जाना शुरू हुआ है और ऐसी स्थिति ने समाज में रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनको बढ़ा दिया है। आप एकेडमिकली इंटेलिजेंट हैं, आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, आप इंटेलेक्चुअली शार्प हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि समाज को आपके हाथ दे दिया जाना चाहिए और उससे समाज सुंदर बन जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए बहुत हाई परफॉर्मिंग लोग कई बार बहुत एग्जॉस्टेड भी होते हैं। ध्यान रखिएगा कि सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो सबसे कम बुद्धिमान है। सबसे खतरनाक इंसान कभी भी पाया जाएगा तो वो होगा जो ज़्यादा बुद्धिमान था, जो इमोशनली इम्पल्सिव था और जो साइकोलॉजिकली अनचेक्ड था। शार्प माइंड्स को बिना इमोशनल डिसिप्लिन के कोई भी जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन सच्चाई है क्योंकि ये दिक्कत है। अगर आपका शार्प माइंड है तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर देंगे ना। आप मैनिपुलेशन को जस्टिफाई कर देंगे, आप रिवेंज को कर देंगे, आप सुपीरियरिटी को कर देंगे, आप वॉर को कर देंगे, आप तमाम किस्म के नरसंहारों को भी जस्टिफाई कर देंगे क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है। दैट वोंट मेक यू अ बेटर पर्सन। नार्सिसिस्ट लोग बहुत बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैनिपुलेटिव लोग बहुत बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस आपके अंदर क्षमता पैदा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वाइज बनाती है। यूं भी असली ताकत तब दिखाई देती है जब आप प्रेशर में हो। कंफर्ट में इंटेलिजेंट दिखना तो बहुत आसान है। जिस समय प्रेशर हो, जिस समय बहुत दबाव हो, जिस समय तुरंत फैसले लेने हो, अपनी ईगो को कंट्रोल करना हो, दूसरे अन्य अन्य लोगों को आगे बढ़ाना हो, टीम में काम करना हो, तब दिखाई देगी ना आपकी रेजिलियंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को महत्व दिया जाना जरूरी है। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शार्प माइंड एक गिफ्ट है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल के बिना यह गिफ्ट इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट, इमोशनली अनस्टेबल और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। क्योंकि किसी भी हेल्दी डिसीजन मेकिंग के लिए केवल बहुत शार्प माइंड नहीं चाहिए, उसको शार्प माइंड के साथ साथ और कई सारी चीजें चाहिए, जिसमें कि विजडम इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इमोशनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना तो अपनी ना ही किसी अन्य व्यक्ति की बहुत तेज बौद्धिकता या बहुत तेज इंटेलिजेंस पर मुग्ध मत हो जाए, क्योंकि यह आत्ममुग्धता या फिर यह किसी अन्य के लिए की इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी आपके मन में तारीफ, ये कई बार इम्बैलेंस्ड है। कोशिश कीजिए कि संतुलन का ध्यान दें और इमोशनली बैलेंस रहें और अन्य लोग जो इमोशनली बैलेंस रह पा रहे हैं उनकी इज्जत करें।